हेलो एवरीवन, हम क्लास 8th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है दहन और ज्वाला, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में कि हम सभी अपने घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे कि गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मीन सीएनजी, इन सभी का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। आप सभी ने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा। मोमबत्ती जो है वो ज्वाला के साथ में जलती है, लेकिन कोयला जो है वो ज्वाला के साथ में नहीं जलता है। तो इस चैप्टर में हम जलने का जो रासायनिक प्रक्रम है और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के जो प्रारूप है उन सभी का यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि दहन क्या है। देखो, मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ में मैग्नीशियम जो है ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न करता है। सेम इसी तरीके से जब हम कास्ट कोयले को, मतलब लकड़ी से बना हुआ जो कोयला है, उसको जब हम जलाते हैं तो कास्ट कोयला वायु में जलता है और कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश जो है वो देता है। अब हम दहन की अगर बात करें, उसके डेफिनेशन की बात करें, तो दहन वो रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है, मतलब जो पदार्थ जलता है, वह दाह्य कहलाता है। और जो पदार्थ जलता है उसको ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उस पदार्थ में कभी कभी जो है एक लौ के रूप में या फिर एक ज्वाला के रूप में एक प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मैग्नीशियम को जलाया गया और कास्ट कोयला को जलाया गया। ये दोनों ही क्या है? दाह्य पदार्थ है। ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन जो है वो भी हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का काम करता है। ओके। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि बिल्कुल ठीक है, सही क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में भोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बारे में हमने चैप्टर क्लास 7 जो है उसमें हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि देखो, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं, जैसे कि सीसा, पत्थर के टुकड़े, लोहे की कीले, कागज, मिट्टी का तेल, माचिस की तिलिया, स्ट्रो। इन सभी को आप जलाइए और आप बताइए कि कौन सा इसमें दाह्य पदार्थ है और कौन सा अदाह्य पदार्थ है। अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी की गई है कि 3 मोमबत्ती आपको लेनी है, तीनों को इस तरीके से चिमनी से कवर कर देना है। एक मोमबत्ती को इस तरीके से गुटके पर रख करके, चिमनी को इस तरीके से रख करके उसमें वायु की उपस्थिति जो है वो रेगुलर बनी रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 मोमबत्ती जो है वो कुछ टाइम के बाद में बुझ जाती हैं, लेकिन एक मोमबत्ती रेगुलर जलती रहती है क्योंकि इसमें वायु जो है रेगुलर वायु जो है उसकी उपस्थिति बनी रहती है। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि दहन के लिए, जो दहन अभी हमने पढ़ा था ना, उसके लिए वायु जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन और किया गया है फिर कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश जो है वो स्वयं उत्पन्न करता है। तो क्या ये जो है वो भी एक प्रकार का दहन है? देखो, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। और ये जो नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनके बारे में नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। ओके। यहाँ पर फिर बताया गया है कि देखो, कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कोई पर्सन जो है उसके कपड़ों ने मान लो आग पकड़ ली, तो हम क्या करते हैं कि आग बुझाने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर कंबल से उसको ढक देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, हमने ये देखा कि दहन जो है वो वायु की उपस्थिति में होता है और यहाँ पर कंबल जो है वो एक तरीके से इंसुलेटर का रोल प्ले करते हुए वायु की उपस्थिति को बंद करता है। और जो वायु है वो यहाँ पर जब रेगुलर उसका प्रवाह नहीं बना रहेगा तो जो आग है वो बुझ जाती है। समझ में आ गई आपकी बात? तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं, जैसे कि कागज के टुकड़े को जलाने का आपने अनुभव किया होगा, और जलती हुई माचिस की तिल्ली जो है जब उसके पास हम लाते हैं कागज के टुकड़े के पास तो जल जाता है। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? या तो कागज या फिर मिट्टी के तेल का उपयोग करना पड़ता है। जंगल में भी आपने आग लगी हुई के बारे में सुना होगा कि जंगल में जो है अचानक से आग लग गई। जैसे कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास जो है आग पकड़ लेती है और घास से जो है पेड़ों में
आग फैल जाती है और जल्दी पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। और इस प्रकार की जो आग होती है उसको बुझाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी पदार्थ को कैसे जलाया जाता है, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक तापमान होता है किसी भी पदार्थ का, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है उस पदार्थ का। तो अगर आपको किसी पदार्थ को जलाना है तो आपका जो ज्वलन ताप है, उस पदार्थ का जो ज्वलन ताप है, उसी पर वो पदार्थ जो है वो जल पाएगा। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि कमरे के तापमान पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग नहीं पकड़ लेती है। हम कभी नहीं देखते हैं कि माचिस की तिल्ली जो है वो रखी रखी खुद ही जल गई। माचिस की तिल्ली को हम क्या करते हैं, माचिस की डिब्बी में जो रेड कलर का एक कलर होता है उसके ऊपर जब हम रगड़ मारते हैं तब माचिस की तिल्ली जलती है। तो यहाँ पर माचिस का पहले इतिहास बताया हुआ है। पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो पदार्थ है उसका ज्वलन ताप क्या होता है, फिर हम माचिस के इतिहास के बारे में समझेंगे। देखो, कोई भी जो पदार्थ है, धाह्य पदार्थ मतलब जो पदार्थ जिसको जलाया जा सकता है, वो जब तक आग नहीं पकड़ता या जब तक नहीं जल सकता जब तक कि उसका जो ताप है उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। मतलब उसका तापमान ज्वलन ताप से अगर कम रहेगा तो उसको नहीं जलाया जा सकता है। जो ज्वलन ताप है, जिस तापमान के ऊपर वो पदार्थ जल सकता है, वो तापमान की उपस्थिति होगी तभी उसको जलाया जा सकता है। ओके, हम अपने कमरे में रखी हुई मिट्टी का तेल जो होता है, देखो यहाँ पर बता रखा है कि जैसे आपने स्टोव के ऊपर कोई बर्तन रख रखा है, उसके ऊपर तेल है, तो बर्तन में अगर आप लंबे समय तक जो है उसके नीचे आग लगा करके रखोगे तो हम देखते हैं कि वो जो है आग पकड़ लेता है। ओके, तो दूसरा हम देखते हैं कि मिट्टी का तेल और लकड़ी जो है कमरे में रखे हुए हैं लेकिन आग नहीं पकड़ते, लेकिन मिट्टी के तेल को अगर हम थोड़ा गर्म कर दें तो आग पकड़ लेता है। मतलब उसका जो तापमान है वो उसके ज्वलन ताप तक पहुंच गया। ओके, दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि देखो, कोई भी पदार्थ जो है उसको अगर आपको दहन करना है तो उसका जो ताप है उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर माचिस के इतिहास के बारे में हम बात कर लेते हैं कि माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, 5000 से भी अधिक साल पुराना। प्राचीन मिस्र में मतलब इजिप्ट में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग में लिए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास जो है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। माचिस में किसका यूज किया जाता था फिर 200 वर्ष पहले? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फोस्फोरस का मिश्रण जो है कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिला करके उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था, और जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फोस्फोरस ज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फोस्फोरस जिसका उपयोग किया जाता था माचिस की तिल्ली के ऊपर, ये श्वेत फोस्फोरस जो है वो माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। तो फिर क्या किया गया, सिर्फ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट जो है वो तिल्ली के ऊपर लगाया गया, और जो रगड़ने वाली सतह होती है माचिस के ऊपर उस पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फोस्फोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो लाल फोस्फोरस जो है वो श्वेत फोस्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। अब आप देखो माचिस को बनाने में किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया और सबका क्या क्या यहाँ पर यूज है। यहाँ पर फिर एक एक्टिविटी दी गई है कि कागज के 2 कोन बनाइए, एक में पानी भरिए एक में नहीं भरिए, दोनों को मोमबत्ती से जलाइए। तो ये वाला जो है वो खाली जो है जल जाएगा, ये नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि देखो पानी जिस कागज के कप में भरा हुआ है तो चालन के द्वारा मतलब एक कण से दूसरे कण तक जो हीट जो है ट्रांसफर होती है, चालन के द्वारा कप की जो कागज के कप की जो ऊष्मा है जो दी जा रही है मोमबत्ती के थ्रू वो जल में चली जाती है, और अतः जल की उपस्थिति में ताप जो है वो कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। ओके, मतलब कागज का जो ज्वलन ताप जो है जिस पर कागज जल सकता है, पानी उपस्थित है इसलिए कागज का ज्वलन ताप कभी उतना मतलब कागज का जो तापमान है वो ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाएगा और कागज जो है वो जल नहीं पाएगा। तो जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है वो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं। मतलब वो पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम होता है, मतलब अभी हमने देखा ना कोई पदार्थ जो है वो नॉर्मली आग नहीं पकड़ता,
क्यों नहीं पकड़ता? कि इसका तापमान जो है कम है और एक जो जलने का जो तापमान है वो उसका ज़्यादा है। तो जब तक इस पदार्थ का तापमान जलने के तापमान तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये नहीं जलेगा। समझ में आ गई बात? लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, मतलब नॉर्मल जो उनका तापमान होता है वही उनका ज्वलन ताप होता है, तो वो बहुत जल्दी बहुत सरलता से आग पकड़ लेते हैं और ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस मीन्स एलपीजी, ये सभी जो हैं वो ज्वलनशील पदार्थ हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो आग तो लग गई, अब आग पर हम नियंत्रण जो है वो कैसे पा सकते हैं? तो अपने आसपास जो है आपने बहुत बार आग की दुर्घटना जो है वो देखी होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आग जो है क्या किया जाता है, ज़्यादातर जल का यूज़ किया जाता है। फायर ब्रिगेड क्या करती है, आग पर जल डाल देती है। जल जो है वो ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका तापमान उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। साथ ही जल जल को जब गर्म चीज के ऊपर डाला जाता है तो जलवाष्प क्रिएट होती है। जलवाष्प जो है वो ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है जिससे वायु की आपूर्ति बाहर से बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि वायु की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है उसको ही दहन बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो आग उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित 3 आवश्यकताएं होती हैं जिससे आग उत्पन्न हो सकती है। तो ये है ईंधन, ईंधन होना चाहिए, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु वायु होनी चाहिए और ऊष्मा होनी चाहिए। मतलब ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए क्या होना चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए। तो अगर इनमें से एक की आवश्यकता को भी हम हटा दें, मतलब एक को भी कंट्रोल कर ले तो आग को रोका जा सकता है। तो देखो आग बुझाने वाले का कार्य जो है वायु के प्रवाह को काटना या ईंधन का ताप करना दोनों ही होते हैं, क्योंकि आप ईंधन को तो हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि मान लो किसी घर में आग लग गई तो पूरा घर जो है वो एक ईंधन के रूप में काम कर रहा है, तो घर को तो आप हटा नहीं सकते। तो या तो वायु का प्रवाह रोक दो या फिर आप क्या कर दो, जो ऊष्मा है, जो पदार्थ जो जल रहा है उसका ज्वलन ताप जो है वो कम कर दो। इसलिए पानी का यूज किया जाता है उसका ज्वलन ताप जो है, उसका तापमान जो है पदार्थ का वो कम करने के लिए। जल जो है वो सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल जो है वो तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले व्यक्तियों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में आग लगी हो तब भी आप जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि जल जो है वो तेल से भारी होता है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, जल जो है वो तेल से भारी होता है, इसीलिए तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो नीचे चट्टानों की स्तरों में जल से ऊपर पाए जाते हैं। तो जब पानी छिड़का जाता है, तेल में मान लो आग लगी, पानी छिड़का जाता है तो पानी जो है वो नीचे चला जाता है और तेल जो ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होता है CO2, तो ये आग को एक कंबल की तरफ लपेट लेता है और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में क्या संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि यह सामान्यतः विद्युत उपकरणों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। अब CO2 की आपूर्ति हम कहाँ से लेते हैं? देखो उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है, मतलब जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए। LPG किसी रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के तापमान को भी नीचे ले आती है। तो यह सबसे अच्छा उत्तम अग्निशामक है, आग को खत्म करने वाला। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी CO2 गैस निकलती है और आग बुझा देती है। तो या तो आपके पास में इस तरीके के सिलेंडर हैं तो आप यूज कर लो, या फिर आप जो है इन रसायनों का उपयोग करके भी CO2 को जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर बताया गया है दहन के प्रकार के बारे में कि दहन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो बताया गया है कि गैस स्टोव को जब आप ओपन करते हो तो गैस जो है बहुत तेजी से जलने लगती है। माचिस की तिल्ली या गैस लाइटर का यूज़ करते हो जो गैस स्टोव को आप जलाते हो। तो जब गैस जलती है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का जो दहन है वो तीव्र दहन कहलाता है।
ठीक है। फोस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के तापमान पर वायु में जल उठते हैं। तो इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, मतलब ना तो आपने किसी जलाने के लिए किसी चीज का उपयोग किया, सिर्फ कमरे के तापमान पर वो खुद ही जल जाते हैं, लपटों के साथ में जल उठता है फोस्फोरस जैसे पदार्थ, तो इसको बोला जाता है स्वतः दहन। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार हम खतरनाक अग्निकांड जो है वो देख चुके हैं। जंगल में भी जो अग्निकांड है वो कभी कभी अधिक गर्मी के कारण हो जाते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से भी हो जाता है। परंतु जंगल में आग जो है अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। बहुत सारे लोग पिकनिक और शिविर के लिए वहां जाते हैं, कैंप फायर का आयोजन करते हैं और इस स्थान को छोड़ने से पहले जो आग है उसको पूर्णतया नहीं बुझाते हैं। तो वहां पर जगह को छोड़ने से पहले आग को पूर्णतया बुझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि त्योहारों पर आतिशबाजी हम करते हैं, पटाखे जलाते हैं। ये एक आकस्मिक अभिक्रिया होती है जिसमें आकाश, प्रकाश और ध्वनि तीनों पैदा होती है, सॉरी ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है और पटाखे पर दाब डालने से फिर भी विस्फोट हो सकता है। ओके, तो अभी तक हमने देखा है दहन के प्रकार, दहन क्यों होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ज्वाला क्या होती है। देखो, हम मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो इस तरीके की जो लो है वो हमें दिखाई देती है। अलग अलग चीज़ों को देखने पर आपको अलग अलग तरीके की जो लो है, अलग अलग तरीके की जो ज्वाला है उसकी संरचना आपको दिखाई देती होगी। ओके, इस तरीके से तो ये जो है वो होती है ज्वाला। अब देखो, जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे तो ज्वाला का निर्माण करते हैं। जैसे कि मिट्टी का तेल पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठता है और दहन के समय वाष्पित होकर के ज्वाला का निर्माण करता है। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला जो है वो वाष्पित नहीं होता है और इसलिए वो ज्वाला नहीं देता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। क्यों नहीं ज्वाला देता है? क्योंकि वो वाष्पित नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर बताया गया है कि मोमबत्ती के ऊपर मान लो इस तरीके का लोहे का तार आपने लिया और उसको गर्म किया। आप यहाँ पर देखोगे कि जो भाग अंदर है वो कम गर्म हो रहा है, जो बिल्कुल बाहर वाली लो से टकरा रहा है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको आप इस तरीके से समझिए कि ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र जो होता है वहां पर ताप जो है वो और ज़्यादा होता है। ओके, इस तरीके से आप इमेज के थ्रू समझिए कि ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आपने जलाया, मोमबत्ती का जो आंतरिक भाग होता है वो कम गर्म होता है, सबसे अंदर का भाग सबसे कम गर्म, फिर थोड़ा बाहर का वो कम गर्म, और सबसे ज़्यादा गर्म होता है सबसे बाहर का भाग। मतलब पूर्ण दहन वाला क्षेत्र जो है वो यहीं पर होता है, या अंदर जो है वो आंशिक दहन वाला क्षेत्र होता है। देखो, इसके अलावा एक बात और हम डिस्कस करते हैं। मोमबत्ती को जब आप जलाओगे तो किसी कांच की स्लाइड ले, आपको यहाँ पर जो है वो ब्लैक ब्लैक जो है स्पॉट दिख जाएंगे। ये क्या होते हैं कि जब मोमबत्ती जलती है तो कुछ बिना जले कार्बन कण होते हैं, उनका जमाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ईंधन क्या होता है। तो देखो, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, जैसे कि लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि, ये पदार्थ जो है ईंधन कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छा ईंधन क्या होता है? तो वो ईंधन जो सहज उपलब्ध हो जाता है, सस्ता होता है, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। देखो, अगर हम वैसे देखें तो ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसको आप आदर्श मान सको, सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, कोई अवशेष भी ना छोड़े। ऐसा ईंधन ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के जो मूल्य होते हैं उनमें काफ़ी भिन्नता होती है। कुछ ईंधन जो है सस्ते होते हैं और कुछ ईंधन जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। ईंधन की दक्षता की हम बात कर लेते हैं कि देखो, कोई जो ईंधन है वो कम मात्रा में भी ज़्यादा हमें ऊष्मा, ज़्यादा एनर्जी जो है वो देता है, और कोई ईंधन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होने के बाद में भी उससे कम ऊष्मा जो है वो मिलती है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे ईंधन जो ले लिए, समान मात्रा में ले लीजिए, कंपैरिजन करके देखिए कि कौन से ईंधन से हमें कितनी ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त हो रही है, उसको बोलते हैं उस ईंधन का ऊष्मीय मान। 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से, कोई भी जो ईंधन है उसको 1 किलोग्राम लीजिए, उसके पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है, और ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक से प्रदर्शित किया जाता है।
तो ये ऊष्मीयमान हमने देख लिया। अब यहाँ पर विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि गोबर के उपले का, लकड़ी का, कोयले का। सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान जो है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम जो है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, अब ईंधन के दहन से, अभी हमने डिफरेंट टाइप के ईंधन देख लिए, उसके दहन से हानिकारक उत्पाद जो है हमें प्राप्त होते हैं। ईंधन का जो ज़्यादातर हम उपयोग कर रहे हैं, इससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डल रहा है। जैसे कि लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन जो है वो बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। मतलब इनका जब आप उपयोग करते हो तो साथ ही साथ में इनमें बिना जले कुछ कार्बन कण भी निकलते हैं, और ये सूक्ष्म कण जो है खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। सर्दियों में लकड़ियों का उपयोग जो है घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा था। धीरे धीरे अब इसके स्थान जो है कोयला और एलपीजी ने ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारे गाँव में जो है आज भी ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती होती है। और लेकिन लकड़ी को हम जितना ज़्यादा जलाएंगे उतनी ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है और इस श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष जो है वो हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, अतः ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। तो हमें जो है वो लकड़ी से ईंधन को प्राप्त करने की कम कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन भी होता है, वृक्ष की कटाई भी होती है और वृक्षों से हमें बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। दूसरा क्या हानिकारक उत्पाद होता है कि जब ईंधनों का अपूर्ण दहन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि जिस कमरे में सोएं उसमें जलते और सुलगते कोयले की आग ना हो। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन मीन्स ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। देखो, ईंधनों को आप जलाते हो तो एक तो प्रदूषक, सूक्ष्म कण जो प्रदूषक होते हैं, जिसकी वजह से दमे की शिकारी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। और ईंधन जो है उससे CO2 भी निकलता है जलाने से, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पर हमने पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसके बारे में बात की है कि पृथ्वी के वातावरण का जो तापमान में वृद्धि होती है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसके तापमान में वृद्धि को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, और निचले स्तर पर रहने वाले तटीय क्षेत्र में जो लोग हैं वो मतलब वो स्थान है हो सकता है जलमग्न ही हो जाए। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस जो है अत्यंत दमघोटू और संक्षारक होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन जो है वो नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों के लिए, भवनों के लिए और मृदा के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो मोटर वाहनों में क्या करना चाहिए भाई, ईंधन तो अब जरूरत है, तो हमें ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की जगह पर हमें लेना चाहिए यूज में CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है कंपैरिजन टू पेट्रोल एंड डीजल। तो ये हमने चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। जो पदार्थ वायु में जलते हैं वो दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दहन के लिए प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश जो है वो उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ओके, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर जो भी पदार्थ जो जल सकता है वो आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब वैसे तो पानी का उपयोग किया जाता है, लेकिन जब विद्युत उपकरणों में आग लग जाए या तेल में लग जाए तब जल का उपयोग नहीं किया जाता है। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र।
आदर्श ईंधन क्या होता है? जो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए, आसानी से जलने वाला हो, आसानी से वहन करने योग्य हो, जिसका ऊष्मीयमान जो है उच्च हो, मतलब कम मात्रा में भी ज़्यादा हमें ऊर्जा दे। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता हो जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधनों की दक्षता और मूल्य जो है वो परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन की दक्षता को ऊष्मीयमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती हैं। तो हमें क्या यूज में लेना चाहिए? हमें यूज में लेना चाहिए CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो ये हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने कवर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।